हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं अब प्रमुख व्यापारिक केंद्र। देखिए, आप मर्चेंट कॉर्पोरेशन पढ़ा था 4.1, 4.2 पढ़ते हैं प्रमुख व्यापारिक केंद्र। अब प्राचीन काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सभी प्रकार के नगर जैसे कि बंदरगाह, कस्बे, निर्माणी नगर, व्यापारिक नगर, पवित्र और तीर्थ यात्रा आदि के शहर थे। उनका अस्तित्व व्यापारी समुदाय और पेशेवर वर्गों की संबद्धि का सूचक है। देखिए, सभी प्रकार के नगर थे इसमें, सभी प्रकार के निर्माणी नगर, व्यापारिक नगर, पवित्र नगर, तीर्थ यात्रा, सभी प्रकार के शहर इसमें आ गए थे। और देखिए, इसमें व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे। तो प्राचीन भारत में निम्नलिखित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। फर्स्ट आता है आपके पाटलिपुत्र। क्या आता है? पाटलिपुत्र, जिसे आजकल आप किस नाम से जानते हो? पटना के नाम से जानते हो। यह केवल व्यापारिक नगर ही नहीं था, यह केवल व्यापारिक नगर ही नहीं था बल्कि निर्यातक केंद्र भी था, विशेषकर नगीनों का। निर्यातक केंद्र, निर्यात, भाई जब आप किसी दूसरे देश को वस्तुएं बेचते हो तो वो क्या कहला रहा है? निर्यात। भेजते हो यहाँ से वस्तुएं तो क्या कहला रहा है? निर्यात कहला रहा है। सेकेंड देखिए, पेशावर। यह घोड़ों के आयात, क्या आयात होते थे? घोड़े, और ऊन का एक प्रमुख निर्यात केंद्र था। घोड़ों का तो आयात होता था और पेशावर से ऊन का निर्यात होता था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसका भारत, चीन और रोम के बीच वाणिज्यिक लेन देनों में बहुत बड़ा हिस्सा था। जब प्राचीन काल में व्यापार प्रारंभ हुआ तो उस समय भारत, चीन और रोम के बीच वाणिज्यिक लेन देन जो होते थे उसमें इनका बहुत ही, यानी कि पेशावर का बहुत ही बड़ा हिस्सा था। नेक्स्ट बात करते हैं तक्षशिला की। तक्षशिला यह भारत और मध्य एशिया के बीच महत्वपूर्ण भूमि मार्ग पर, भारत और मध्य एशिया के बीच क्या है? महत्वपूर्ण भूमि मार्ग पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता था। यह वित्तीय वाणिज्यिक बैंकों का शहर भी था। वित्तीय वाणिज्यिक बैंकों का, जहाँ से व्यापार के लिए विभिन्न प्रकार के वित्त की सुविधा प्राप्त हो जाती थी। बौद्ध काल में शहर को एक महत्वपूर्ण विद्वता केंद्र का स्थान प्राप्त हुआ। विद्वता केंद्र यानी कि यहाँ पर तक्षशिला जो है नामक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और विद्या का एक केंद्र बना। प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय यहाँ विकसित हुआ, जिसमें दूर दूर से विदेशी छात्र, जिसमें चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया से अध्ययन करने आते थे, यानी कि पढ़ने वाले। अध्येता का मतलब पढ़ने वाले अध्ययन के लिए आते थे। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ में क्या है? देखिए, इंद्रप्रस्थ, यहाँ पर आपको इंद्रप्रस्थ के बारे में बताया गया है। यह शाही सड़क पर वाणिज्यिक जंक्शन था। शाही सड़क पर वाणिज्यिक जंक्शन कहने का मतलब व्यापार का बड़ा स्टेशन, जहाँ पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में जाने वाले अधिकांश मार्गों का एकीकरण हुआ था। जंक्शन जैसे रेलवे जंक्शन नहीं होता है, जहाँ से विभिन्न प्रकार के मार्ग जाते हैं विभिन्न शहरों की ओर,
वैसे ही ये वाणिज्य जंक्शन था जहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाने वाले अधिकांश मार्गों का एकीकरण होता था। मथुरा, यहाँ लोगों ने वाणिज्य पर काम किया। किस पर काम किया? वाणिज्य पर, तथा यह व्यापार का एक विक्रय केंद्र था। व्यापार का एक विक्रय केंद्र। दक्षिण भारत को जाने वाले कई मार्ग मथुरा और भरूच से होकर जाते थे। दक्षिण भारत जो जाने वाले मार्ग थे दक्षिण भारत, तो कई मार्ग जो थे मथुरा और भरूच से होकर जाते थे, तो इसलिए यह भी एक विक्रय केंद्र बना। वाराणसी, यह गंगा मार्ग और पूर्व के साथ उत्तर को जोड़ने वाला मार्ग था। गंगा मार्ग पूर्व के साथ उत्तर को भी जोड़ने वाला मार्ग था। दोनों पर स्थित होने से अच्छे स्थान पर था। दोनों मार्गों पर स्थित होने से क्या था? एक अच्छे स्थान पर था। यहाँ कपड़ा उद्योग के एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा। यह कपड़ा उद्योग, यहाँ कपड़ा अच्छा बनाया जाता था, तो कपड़ा उद्योग के केंद्र के रूप में उभरा और सुंदर सुनहरे रेशम के कपड़े और चंदन की कारीगरी के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। रेशम के कपड़े और किसकी कारीगरी के लिए? चंदन की कारीगरी के लिए। यह तक्षशिला, भरूच और कांजीवरम से भी जुड़ता था। क्या क्या मार्ग थे? तक्षशिला, भरूच और कांजीवरम से भी जुड़ता था। नेक्स्ट देखिए मिथिला। मिथिला के व्यापारी बंगाल की खाड़ी में नाव से समुद्र पार करके दक्षिण चीन सागर और जावा, सुमात्रा और बोर्निया के द्वीपों पर बंदरगाहों के साथ कारोबार करते थे। जो बोर्निया के द्वीप थे उन पर जो बंदरगाह थे उनके साथ कारोबार ये करते थे। मिथिला ने प्रथम शताब्दी ईस्वी के शुरुआती वर्षों में दक्षिण चीन में और विशेष रूप से यूनान में व्यापारिक कॉलोनियों की स्थापना की। तो यहाँ पर आपको बताया मिथिला ने ही क्या किया? चीन में और विशेष रूप से यूनान में व्यापारिक कॉलोनियों की स्थापना इन्होंने करी। ठीक है, तो ये भी एक व्यापारिक केंद्र था। उज्जैन, क्या पढ़ते हैं अपन? उज्जैन। सुलेमानी कार्नेलियल पत्थर, मलबल और मालों का कपड़ा। क्या क्या चीज़ें बताई? सुलेमानी और कार्नेलियल पत्थर, मलबल और मालों का कपड़ा उज्जैन से विभिन्न केंद्रों में निर्यात किया जाता था। उज्जैन से क्या किया जाता था? विभिन्न केंद्रों में निर्यात किया जाता था। तक्षशिला और पेशावर के थल मार्गों से इसके पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध भी थे। मार्ग कौन कौन से? तक्षशिला और पेशावर के जो थल मार्ग थे उन मार्गों से होते हुए उसके पश्चिमी देशों से व्यापारिक संबंध भी थे। सूरत, मुगल काल में, कौन से काल में? मुगल काल में यह पश्चिमी व्यापार का विक्रय केंद्र था। मुगल काल जब था तो उसमें ये पश्चिमी व्यापार का एक बड़ा विक्रय केंद्र हुआ करता था। सूरत का कपड़ा जरी के सुनहरे बॉर्डर के लिए मशहूर था। किसके लिए मशहूर था? जरी के सुनहरे बॉर्डर के लिए। यहाँ उल्लेखनीय क्या है कि सूरत की हुंडियाँ मिस्र, ईरान, बेल्जियम के दूर दराज बाजारों में भी चलती थी। सूरत की जो हुंडियाँ थी, अपन हुंडियों के बारे में पढ़ा, तो ऐसी हुंडियाँ कहाँ कहाँ? मिस्र में, ईरान में, बेल्जियम में, ऐसे दूर दराज के जो बाजार थे वहाँ भी चलती थी। कांची, नेक्स्ट आता है आपके कांची। कांची में देखिए, इसे आजकल कांजीवरम, क्या कहते हैं? कांजीवरम के नाम से जाना जाता है।
यहाँ पर चीनी लोग विदेशी जहाज़ों में मोती, कांच और दुर्लभ पत्थरों को खरीदने के लिए आया करते थे। क्या क्या खरीदने आते थे? मोती, कांच और दुर्लभ पत्थर को खरीदने आया करते थे और बदले में सोना और रेशम बेच जाते थे। वही कीमती कांच, मोती, पत्थरों को ले जाते थे और बदले में अपने को क्या दे जाते थे? बदले में अपने को सोना और रेशम दे जाते थे। मदुरै, मदुरै ये मन्नार की खाड़ी के मोती, मन्नार की खाड़ी के मोती मत्स्य पालन को नियंत्रित करता था और मोती, गहने और फैंसी कपड़ों का एक प्रमुख निर्यात केंद्र था। ये भी क्या था? मोती, कपड़े और गहनों का प्रमुख निर्यात केंद्र। इसलिए सामुद्रिक व्यापार चलाने के लिए विदेशी व्यापारियों, विशेषकर रोमनों को आकर्षित किया। सामुद्रिक मार्ग को चलाने के लिए विदेशी व्यापारी में कौन? रोमन। रोमन को इन्होंने विशेष तौर पर यहाँ क्या किया? आकर्षित किया। भरूच, भरूच में देखिए, यह पश्चिमी भारत का महानतम वाणिज्यिक शहर था। यह नर्मदा नदी पर स्थित था तथा सड़क मार्ग से सभी महत्वपूर्ण मंडियों से जुड़ा हुआ था और सड़क मार्ग से नहीं कि स्थल मार्ग से ही सभी मंडियों से जुड़ा हुआ भी था। इसलिए यह एक वाणिज्यिक महानतम शहर था। कावेरी पट्ट, कावेरी पट्ट देखिए, इसे कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता था। कावेरी पट्टनम शहर के रूप में यह अपनी बनावट में काफ़ी वैज्ञानिक था तथा माल की ढुलाई मतलब माल को इधर से उधर ले जाना, उतारना, चढ़ाना इत्यादि के लिए उत्तम सुविधाएं प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। यानी कि कावेरी पट्टनम से माल की ढुलाई की उत्तम सुविधाएं वहां प्राप्त हो जाती थी। विदेशी व्यापारी इस शहर में अपना मुख्यालय रखते थे। मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन और सुदूर पूर्व से व्यापार करने के लिए यह सुविधाजनक स्थान था। वही सुदूर पूर्व व्यापार करने के लिए इन सभी जगहों से सुविधाजनक स्थान था। यह सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, पाउडर, रेशम, ऊन, कपास, मोती, मुगा, सोने और कीमती नगीनों के लिए व्यापार का केंद्र था। और कीमती नगीनों के लिए क्या था? व्यापार का केंद्र था। यानी कि यहाँ से इन सभी चीज़ों का क्या होता था? व्यापार होता था। यह नगर जहाज निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध था। भाई बड़े बड़े जहाज यहाँ पर निर्मित किए जाते थे, तो जहाज निर्माण के लिए भी कावेरीपट्टनम प्रसिद्ध था। अंतिम चरण में ताम्रलिप्ति, क्या पढ़ते हैं? ताम्रलिप्ति। यह पश्चिमी और सुदूर पूर्व के साथ समुद्रिक और थल मार्गों से जुड़े सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक था। थल मार्गों से और सामुद्रिक मार्ग दोनों मार्गों से जुड़े सबसे बड़े बंदरगाहों में एक था ताम्रलिप्ति। यह सड़क मार्ग से बनारस और तक्षशिला से तथा सुसा के माध्यम से सुदूर देशों के साथ काला सागर तक जुड़ा हुआ था। तो इस तरीके से आपने पढ़े विभिन्न प्रमुख व्यापारिक केंद्र, प्राचीन काल के विभिन्न प्रमुख व्यापारिक केंद्र, जिन व्यापारिक केंद्रों से व्यापार किया जाता था। इन्हीं केंद्रों से वस्तुओं का आयात किया जाता था, निर्यात किया जाता था। तो इन्हीं केंद्रों के माध्यम से व्यापारिक जो व्यवस्था रही वो सुचारू रूप से चालू रही और
व्यापार बड़ी तेज गति से विकसित होता रहा। आगे 4.3 जो है वो देख लीजिए, प्रमुख निर्यात और आयात। अब अपने यहाँ से प्रमुख निर्यात और आयात क्या होता था, तो सबसे पहले निर्यात में देख लेते हैं अपने यहाँ से निर्यात क्या क्या चीज़ें होती है। निर्यात का मतलब जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि निर्यात का मतलब होता है यहाँ से वस्तुएं विदेश को भेजना या बेचना, विदेशों को बेचना। और आयात का मतलब विदेशों से वस्तुएं अपने यहाँ मंगवाना या क्रय करना। देखिए निर्यात में क्या क्या भेजते थे अपन, गेहूँ भेजते थे अपन, चीनी, नील, अफीम, तिल का तेल, कपास, रेशम, तोते, जीवित मवेशी और पशु उत्पाद, खालें, फर, सींग, चमड़ा, कछुआ, कवच, मोती, नीलमणि, चमकीले पत्थर, क्रिस्टल, लेपेस, लाजुली, ग्रेनाइट, फिरोजा और तांबा आदि चीज़ें निर्यात में शामिल थी। इन सभी चीज़ों का अपन क्या करते थे, निर्यात करते थे। और यहाँ हमारे प्रमुख आयातों में क्या था, आयातों में अपन आयात करते थे घोड़े, पशु उत्पाद भी आयात करते थे, चीनी, सिल्क, फ्लेक्स और लेलिन, मणि, सोना, चांदी, टीन, तांबा, सीसा, मणिक, पुखराज, मूंगा, कांच और एम्बर जैसी चीज़ें अपन क्या करते थे, आयात करते थे। तो इस तरीके से ये भारत द्वारा आयात की जाने वाली और निर्यात की जाने वाली वस्तुएं थी जो भारत अपनी आवश्यकता के अनुसार आयात करता था और निर्यात भी करता था।